Hate has a gender, hate has a mentor, hate has a face, hate has a name. Monu is in your home. Monu is in the auto, Monu is in the Audi. Here, there, everywhere, Monu is the nightmare. Monu is your mom, Monu is your dad, Monu is your uncle, Monu is your aunt. अगर इन सोसाइटी में अंकल आंटी मोनू की तरह सोचते हैं, इस तरह की राजनीति का समर्थन करते हैं, तो इनकी सोसाइटी का नाम मोनू के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए? पूरे लाइन में जितने लोग आप देख पा रहे हैं, इसमें से ये 6-7 ऐसे लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। ये गन कभी चलाया था पहले? कब चलाया? गाँव में टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग में इतना प्रैक्टिकल हो गया कि इधर बंकर पे आ गया। फिर जपो मोनू नाम की माला, अपने घरों के बेटों को भी मोनू बनाओ। नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। जिस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो मणिपुर के संदर्भ में कि मणिपुर में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल गायब सी हो गई है, उस देश के भीतर आसमान में सूर्योदय के समय यदि सूरज की उपस्थिति ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ ना सिर्फ ये सवाल खड़ा करती हैं, बल्कि भारत के भीतर की ये नई परिस्थितियाँ जो भारत में निर्मित हो रही हैं, उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और ये कह देना कि भारत के भीतर के राज्य मणिपुर में सरकार की उपस्थिति और वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और पुलिस बिल्कुल लेथार्जिक है। यानी एक राज्य के भीतर सरकार जिसे जनता ने चुना, उसका अस्तित्व उस सरकार ने अपनी क्रियाओं से यह छोड़ा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना पड़ा कि सरकार की अनुपस्थिति दिखाई देती है मणिपुर के भीतर। लेकिन आज हम आपसे सिर्फ मणिपुर को लेकर चर्चा करने नहीं आए हैं, क्योंकि मणिपुर की परिस्थितियां तो 3 महीने से इस देश के भीतर निर्मित हो रही हैं और 3 महीने बाद भी मणिपुर का कोई स्थायी समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भारत के भीतर की ये नई परिस्थितियां, भारत किस दिशा में जा रहा है, उसको लेकर प्रत्येक भारतीय के मन में चिंताओं का एक सबब पैदा करती हैं और हर भारतीय को, हर नागरिक को ये सोचने पर विवश करते हैं कि भारत की दिशा क्या है। हम एक ऐसे दौर में आपसे बात कर रहे हैं जहां जो व्यक्ति यह कह रहा है कि किसी भी धार्मिक जुलूस में किसी गरीब का ही बेटा क्यों होता है, किसी बड़े नेता या उद्योगपति का बेटा क्यों नहीं होता, वह कहने वाला तो यूट्यूब के गलियारे में महदूद कर दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दिन रात टेलीविज़न की मुख्य धारा मीडिया के जरिए जहर फैला रहे हों और भारत के भीतर जहर का अपने सिरे से नए आयाम गढ़ रहे हों, उनको ना सिर्फ पुरस्कार मिलते हैं बल्कि उनको ही मुख्य धारा का मीडिया माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन जो आसपास हम अपने देख रहे हैं और इन स्थिति को लेकर जो चिंताएं प्रत्येक भारतीय के भीतर होनी चाहिए, वो चिंताएं क्या भारत अपने भीतर महसूस कर भी पा रहा है? क्योंकि मणिपुर की परिस्थितियों के पश्चात 3 महीने बाद जिस प्रकार जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में चेतन सिंह की गोलियों से 4 लोगों की मौत हुई और वो मौत एक प्रकार से किसी बदले के तहत या किसी भी तरह से एक सोच या विचार के तहत की गई प्रतीत होती है, जिस प्रकार चेतन सिंह का वीडियो बाद में वायरल हुआ, जिसका खंडन अभी तक ना ही रेल मंत्रालय और ना ही रेलवे पुलिस के द्वारा किया गया। यानी उसे एक लिहाज से अभी तक तो फिलहाल यह मान के चलना चाहिए कि उस वीडियो में कोई भी तथ्य गलत नहीं है। लेकिन एक तरफ चेतन सिंह की गोलियां, दूसरी ओर हरियाणा के मेवात में हो रहे दंगे,
ये सब क्या दिखलाता है? भारत के भीतर दंगों का इतिहास, जैसा हमने पहले भी बताया, बहुत पुराना है, लेकिन भारत के भीतर दंगों के इतिहास में राज्य की भूमिका और उसको लेकर आम जनमानस के भीतर क्या सोच व्याप्त है, उसको लेकर भारत में बहुत कुछ बदल गया। सूरज के संदर्भ में तो ये कहा जाता है कि सूर्योदय ने ही एक ऐसी चीज़ है जिसने अपना समय और अपनी दिशा नहीं बदली। वो जिस समय रोज़ सुबह अवतरित होते हैं उस समय उनका अवतरित होना और सूर्यास्त के पश्चात उनका चले जाना, ये कोई अलग बात नहीं है और इसको उन्होंने बदला भी नहीं है। यानी सूरज तो सरकार देखकर नहीं बदला, लेकिन आम जनमानस और इस देश को तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया इतना बदल गया कि उसने भारत के भीतर लकीरें खींची और उन खींचती लकीरों का परिणाम कहीं मेवात के रूप में दिखाई देता है, कहीं चेतन सिंह की गोलियों के रूप में सुनाई देता है और कहीं मणिपुर के रूप में तो 3 महीने से लगातार उसका एक लाइव टेलीकास्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि हरियाणा में जो घटना हुई मेवात के भीतर और मेवात के नूह ज़िले में जो घटनाएं घटित हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का यह कहना और डिप्टी सीएम का उनसे अलग बयान देना, क्या ये दिखाता है कि परिस्थितियां किस दिशा में बढ़ रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जिस चीज़ को साजिश मान रहे हैं, डिप्टी सीएम उसी चीज़ को ये मानकर चल रहे हैं कि रैली के आयोजकों ने पुलिस प्रशासन को संपूर्ण जानकारी से अवगत नहीं कराया, जिसका परिणाम यह रहा कि मेवात में हिंसा भड़क गई। अब किसके बयान को सच माना जाए ये तो दर्शक के ऊपर तय करता है, लेकिन हम इससे एक अलग बात करेंगे और ये जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, जो इसके बीच की रेखाओं के बीच जो संदेश है, उसको लेकर आज बात करनी ज़रूरी है। क्योंकि भारत के भीतर जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं ये सुबह का समय है और यह समय भारत के भीतर या किसी भी आम मोहल्ले के भीतर व्हाट्सएप के रिटायर्ड अंकल आंटियों के घूमने का समय भी होता है और इस समय ही वो अपने सैर सपाटे के लिए सुबह निकलते हैं। कहने के लिए तो उसके पीछे कारण सेहत होता है या अपना एक जज्बा होता है घूमने के प्रति, लेकिन उनका जज्बा जो घूमने के प्रति वो कहते तो हैं, लेकिन उसको लेकर उनके भीतर क्या, यदि उनसे चलते हुए पूछा जाए कि क्या आपको चेतन सिंह के बारे में पता है, तो शायद वो कहेंगे हम तो नहीं जानते। लेकिन चेतन सिंह के जब कृत्य उन्हें पता चलेंगे तो उसे व्हाट्सएप पे उसे एक नए सम्राट के रूप में प्रस्तुत करके वह इस बात को ज़रूर कहते हुए आपको व्हाट्सएप पे दिखाई देंगे कि देखिए कितना बहादुरी का काम चेतन सिंह ने करा। ये इस देश के व्हाट्सएप के रिटायर्ड आंटी अंकलों का सच है। लेकिन उनसे यदि आप यह पूछे कि दंगों को लेकर आपकी क्या परिस्थिति है, तो अब वो उस स्थिति में नहीं है कि वो एकदम से इसे गलत ठहरा दे। वो पहले उसका पक्ष देखेंगे, करने वाले और जिसके ऊपर हुई, या अगर सभी ने करी और सभी के ऊपर हुई, इस परिस्थिति का पहले विवरण करेंगे। लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि पहले के दिनों से हमारा संदर्भ मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के इतिहास यानी उसके आने से पहले के दिनों से है। उस दौर में यदि आप किसी से भी पूछेंगे तो 1984 का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, 2002 के दंगों का भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। हालांकि दंगों में पक्ष देखना और उसको किस लिहाज से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं यानी उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं, वह 2002 के दंगे में ही दिखाई देता है, जहां दंगों को जिन्होंने किया या जिन पर आरोप है और जिनके ऊपर हुआ या जिनके ऊपर माना गया कि वे सबसे बड़े पीड़ित हैं, उनका पक्ष देखकर ही लोग आज भी अपनी राय बनाते हैं। लेकिन उससे पहले के यदि आप कोई भी दंगे को याद करें, नवाखली के दंगे, उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, 1984 के दंगों को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तमाम जो भारत के भीतर दंगे हुए, यहाँ तक कि 1991-92 में जो दंगे हुए, उनको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान में तो दंगे को जस्टिफाई करने की और दंगे के भीतर अपना फ़ायदा निहित स्वार्थ निकाल लेने की राजनीतिक तौर पर एक सोच जो डेवलप हो रही है, वह सोच अंतोगत्वा एक मेवात को जन्म देती है और दूसरी ओर किसी चेतन सिंह को खड़ा करती है, और मणिपुर को तो हम देख ही रहे हैं। इससे बड़ा परिस्थितियों का जो आयरनी है वो क्या हो सकती है कि भारत के गृह मंत्री कर्नाटक के भीतर चुनावी परिस्थितियों के बीच ये दावा कर रहे थे कि यदि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार की जनता द्वारा विदाई कर दी गई तो कर्नाटक की आने वाली सरकार, जिसमें उन्हें तो अंदेशा था कि कांग्रेस की ही सरकार आएगी, तो वो सरकार कर्नाटक को दंगों की आग में झुलसा देगी। लेकिन
हैरानी की बात यह है कि यह बात कहने वाले गृह मंत्री अपने ही शासन वाले डबल इंजन के हरियाणा और मणिपुर में दंगे नहीं रोक पा रहे। तो क्या माना जाए? बातों को कहने भर से और वास्तविकता में आप क्या कृत्य कर रहे हैं, इसको लेकर क्या लकीरें बिल्कुल साफ हैं कि कहने के लिए तो सरकार डबल इंजन की है। डबल इंजन का अर्थ यानी कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार। हालांकि यह जो विचार है ये अपने आप में संविधान को एक लिहाज से चुनौती देता है कि या तो आप एक पार्टी को चुनिए, नहीं तो आपको कोई उसका लाभ नहीं मिलेगा, या फिर आप उसका प्रतिघात या उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बीते दिनों कर्नाटक के उडुपी में भी एक ऐसा ही विवाद जन्म लेने की कोशिश कराई गई। कॉलेज के संदर्भ में जिस प्रकार महिलाओं के या छात्राओं के वॉशरूम में जो स्पाई कैमरा को लेकर जो पूरा विवाद खड़ा किया गया, उसको लेकर भी पूरी कोशिश की गई कि इसे हिंदू मुस्लिम किया जाए। लेकिन संभवतः या तो वहाँ बदली सरकार की परिस्थितियाँ या फिर नागरिकों के भीतर का जगा हुआ विवेक, उसने उस चीज़ को धार्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया और बहुत जल्द ही उडुपी कॉलेज का विवाद ठंडा पड़ गया, जिसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर तक ने ANI को दिए अपने बयान में इस बात का उल्लेख किया कि यह प्राथमिक दृष्टया इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसमें कोई तथ्य अभी मिले नहीं हैं। यानी कि इसे क्या समझा जाए कि जनमानस भी इन चीज़ों से आजिज आ चुका है? ये एकदम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी शुरुआत हो चली है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। क्योंकि उडुपी जिला कर्नाटक के भीतर बहुत सेंसिटिव ज़िलों में आता है और हिंदू मुस्लिम को लेकर यदि हम इस साल हुए विधानसभा चुनाव की परिस्थितियों को देखें तो बीजेपी एकमात्र उडुपी ऐसा जिला रहा जहां चुनाव हारने के बावजूद उडुपी की 5 की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास गईं। यानी कि इन चीज़ों को यदि आप जोड़ें, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो ये क्या दिखलाता है? क्या लोग भी अब इस चीज़ को सोचते हुए ये सोचते हैं कि हमें किसी विवाद को हिंदू मुस्लिम के धागे में पिरोते हुए नहीं सहन करना है? क्योंकि तमाम जो जनता के मुद्दे हैं वो चर्चा के भीतर इस रूप में गायब हैं कि हर जगह हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश होती है और उसको लेकर फिर कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि आप अपने भीतर ये महसूस करें कि आपका धर्म खतरे में है या उनका धर्म खतरे में है। कहीं ना कहीं ये महसूस कराने की एक सोच रहती है कि कहीं धर्म युद्ध चल रहा है और उस धर्म युद्ध के भीतर हर नागरिक को अपनी आहुति देनी है। लेकिन जैसा हमने इस वीडियो के शुरुआत में कहा, आहुति देने वाला प्रत्येक व्यक्ति गरीब ही क्यों है? प्रत्येक व्यक्ति मिडिल क्लास का ही सामान्य व्यक्ति क्यों है? आखिर व्हाट्सएप के रिटायर्ड आंटी अंकलों के पोते पोते धेवते धेवती इस प्रदर्शनों में या इन जुलूसों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? वह क्यों अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ऑक्सफोर्ड की तस्वीरें लगाते हैं, स्टैनफोर्ड की तस्वीरें लगाते हैं, लंदन की तस्वीरें लगाते हैं, USA की तस्वीरें लगाते हैं, कनाडा की तस्वीरें लगाते हैं कि हमारे पोते पोतियाँ धेवते धेवतियाँ बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ प्राप्त कर रहे हैं? वह क्यों नहीं ये चाहते कि उनके धेवते धेवती या पोते पोती भी भारत के भीतर चल रहे उनकी नज़रों में कथित धर्म युद्ध में अपनी आहुति दें? ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ ये चीज़ों का जो भार है वो मध्यम वर्ग को ही संभालना है या गरीब व्यक्ति को ही संभालना है? आप जिन चीज़ों को बीते दिनों मेवात में जो घटना हुई और उसने लगातार मेवात से लेकर उसके नूह ज़िले और साइबर सिटी गुरुग्राम तक को अपनी चपेट में ले लिया, जिस गुरुग्राम की पहचान एक समय टेक कंपनियों के ज़रिए और गाड़ियों की जो बड़ी कंपनियां हुंडई से लेकर मारुति तमाम कंपनियों के ज़रिए होती थी, उसको लगातार अब उसकी पहचान नाम बदल देने के बाद भी जो लोग ये कहते हैं कि नाम बदलने से चीज़ें बहुत सुधर जाती है, तो अब क्या कहेंगे? गुड़गांव का गुरुग्राम तो कर दिया, लेकिन गुड़गांव के भीतर जो परिस्थिति एक बिजनेस के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से अनुकूल होनी चाहिए थी, उसको आपने दंगों के आश्रय क्या आप ये उम्मीद करके चलते हैं कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल होंगी? क्योंकि इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान का सत्ता प्रतिष्ठान दंगों के जरिए अपने लिए अस्तित्व तलाशता है। मणिपुर के भीतर यदि कुकी और मैतेई के बीच संघर्ष चल रहा है तो उसके भीतर ऐसा कैसे संभव हुआ कि सरकार के होते हुए भी और इतने मजबूत प्रधानमंत्री जो अपना उल्लेख करते हैं कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी उन्हें फ़ोन किया, वह प्रधानमंत्री मणिपुर के भीतर न सिर्फ बयान दे पा रहे हैं और परिस्थितियों को
नियंत्रित भी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यही वर्तमान के प्रधानमंत्री 2011-12 के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा करते थे कि ये बोलते नहीं हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि उस दौर में असम के कोकराझार में हिंसा भड़की थी और उस हिंसा का जायजा लेने आप जानते कौन पहुंचे थे? उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई। और उसको लेकर मनमोहन सिंह ने बाकायदा राहत पैकेज का भी ऐलान किया था। हम नहीं जानते कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री के मन के भीतर कोई राहत पैकेज की सोच डेवलप हो रही है या नहीं, हम नहीं जानते। क्या प्रधानमंत्री जिस प्रकार कोरोना के पहले लहर के दौरान 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर सामने आए थे, हालांकि उस पैकेज का बाद में क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य है, लेकिन कहने देने भर के लिए ही वो आए थे और उन्होंने राहत पैकेज का ऐलान किया था। तो क्या मणिपुर को लेकर उनके भीतर कोई ऐसा सोच व्याप्त है कि मणिपुर को कोई राहत पैकेज मिलना चाहिए? लेकिन जो मौन मोहन था, उनकी नज़रों में वह व्यक्ति तो प्रधानमंत्री रहते न सिर्फ संसद में बयान देते हुए इस बात का उल्लेख करते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है ताकि उत्तर पूर्व के लोगों को हिंसा की परिस्थिति में भी ये महसूस हो कि पूरा भारत उनका स्वागत करता है। वर्तमान प्रधानमंत्री ने तो एक शब्द मणिपुर को लेकर नहीं कहा और 36 सेकंड का जो बयान भी दिया, उस बयान में भी मणिपुर से ज़्यादा चिंता राजस्थान और छत्तीसगढ़ की दिखाई पड़ी। तो क्या माना जाए, मणिपुर में आग बुझाई नहीं गई या बुझाई जाने की स्थिति को आने ही नहीं दिया गया अपने राजनीतिक स्वाद अनुसार? ये बातें मीडिया में आपको दिखाई नहीं देंगी और मीडिया इसको लेकर चर्चा भी नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया तो कल से ही लगा हुआ है इस बात को दिखाने में कि हरियाणा के भीतर जो दंगे हुए उसमें मोनू मानेसर की उतनी भूमिका नहीं है जितनी भूमिका वहाँ के कांग्रेसी विधायक की है। और संयोग से कांग्रेस के जिस विधायक पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस विधायक का धर्म उसी अल्पसंख्यक समुदाय से आता है जो मेवात के भीतर बहुसंख्यक है। यानी नैरेटिव कैसे गढ़ा जा रहा है मीडिया के आश्रय कि मोनू मानेसर को बचाना है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सभी पर आरोप लगाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कल कहा गया कि यदि राजस्थान की पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करना चाहे तो वो उसके लिए आज़ाद है और हरियाणा सरकार पूरा कॉर्पोरेट करेगी। लेकिन यही मुख्यमंत्री इस बात का उत्तर क्या देना चाहेंगे कि आज से कई महीने पहले जब मोनू मानेसर पर उस वक्त फरवरी में नासिर जुनैद की हत्या का आरोप लगा था, ये सिर्फ आरोप है, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि मामला ही अदालत तक नहीं पहुंचा है, पुष्टि तो तब होगी। उन्हीं हरियाणा के भीतर हुई महापंचायतों में जब इस बात का खुलेआम ऐलान किया जा रहा था कि राजस्थान पुलिस आएगी तो अपनी टांगों पर लेकिन जाएगी नहीं, तो तब क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपनी पुलिस को यह निर्देश दिया था कि राजस्थान की पुलिस को समुचित सुरक्षा उनकी टीम को प्रदान की जाए? ऐसा तो कोई आदेश हमें नहीं मिला। तो यानी कि कह देने के लिए मीडिया के सामने एक नई स्थिति और अपना दामन साफ दिखे, उसको लेकर मुख्यमंत्री का यह बयान हास्यास्पद से ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और मुख्यमंत्री कहते कहते यहाँ तक कह गए कि हर किसी को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती। कोई ये नहीं कह रहा कि पुलिस के ज़रिए आप हर किसी व्यक्ति के घर के सामने एक एक कांस्टेबल को तैनात कर दीजिए, यह लॉजिक तो कोई भी नहीं देता। लेकिन बात तो यह है कि जब आपको पता था या आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को यह मालूम था या इस बात का अंदेशा था कि रैली या यात्रा निकलेगी, तो फिर आपने उस यात्रा को समुचित सुरक्षा या वो व्यवस्था क्यों नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी? लेकिन बात तो वही आ जाती है, शांति से यात्रा निकल जाती तो संभवतः देश भर के मतदाताओं को या आने वाले समय में, क्योंकि मेवात का इलाका राजस्थान से भी लगता है, हम बहुत सावधानी पूर्वक ये बात कह रहे हैं, मेवात का इलाका राजस्थान से भी लगता है। राजस्थान में बहुत कोशिश की गई थी पिछले साल दंगे भड़काने की। जोधपुर के दंगे, बीते वर्ष जो सांप्रदायिक तनाव हुआ, सभी को याद है। यानी कि मॉडस ऑपरेंडी तो वही प्रतीत होती है जो बीते कई वर्षों से चली आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उस राज्य में दंगे नहीं भड़काए जाते जिसमें चुनाव है, उसके पड़ोसी में भड़काए जाते हैं। कर्नाटक के भीतर पूरी कोशिशें की गई कि किसी भी तरह से दंगे भड़के, लेकिन वहाँ के समुदायों ने, चाहे लिंगायत हो, वो कलिगा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, वह तय करके बैठे थे ये कितना ही हमें उकसाएं,
सरकार के आश्रय, उस समय की जो बसवराज बोम्मई की सरकार थी, वो तय करके बैठे थे समुदाय कि ये हमें कितना ही उकसाए, हम नहीं उकसाएंगे अपने आप को। और परिणाम यह रहा कि जो ध्रुवीकरण करने की सोच सरकार अपने भीतर लिए हुई थी, वो ध्रुवीकरण की योजना विफल हो गई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बीते वर्ष थे, तो उत्तर प्रदेश में तनाव नहीं हुआ, तनाव कर्नाटक में किया गया, ताकि संदेश वहां से उत्तर प्रदेश को दिया जा सके। यानी उत्तर प्रदेश के भीतर की शांति में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां सुदृढ़ हुई, इसका एक नैरेटिव, और कर्नाटक के भीतर जो परिस्थिति हिजाब के आश्रय की गई, उसके जरिए मतदाताओं को एक संदेश। यानी बहुत ही सूझबूझ तरीके से ये पूरा नैरेटिव गढ़ा जाता है और पूरी चीज़ों को ऐसे जोड़ा जाता है ताकि अंत में आप इस खेल को समझ ही ना पाए, और फिर आप दंगे के पश्चात जो सत्ता प्रतिष्ठान, वर्तमान के सत्ता प्रतिष्ठान की जो सोच है वोट लेने की, वो पूरी होती रहे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इसमें गरीब के बच्चों को क्या मिलता है? उन्हें कुछ नहीं मिलता। जेल में जाएंगे, एफआईआर झेलेंगे, कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन इस रैली में यदि हिस्सा ना लेते, या इन जुलूसों में जिसको नाम दिया जाता है कि हम धर्म बचाने निकले हैं, यदि इनमें अपनी भागीदारी ना कराते हुए यदि हाथ में कलम और सामने किताब होती, तो संभवतः कुछ बनने की दिशा में ये आगे बढ़ते। लेकिन शायद ये परिस्थिति तो सिर्फ इस देश के ऊपरी तबके के लिए ही रिजर्व कर दी गई हैं कि उनके बच्चे तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन गरीब का बच्चा या मिडिल क्लास जो अपनी परिस्थितियों को लेकर संघर्षरत रहता है, वो और उसके बच्चे धार्मिक जुलूसों में धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। ये गज़ब की लड़ाई इस देश के भीतर बनाई जा रही है, जहाँ जो आपको बताते हैं सारा दिन ये नैरेटिव गढ़ते हैं। एक भी बड़ा पत्रकार आपको इन रैलियों में दिखाई नहीं दिया, जबकि सारा दिन टेलीविज़न पर नैरेटिव बनाएंगे कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, लेकिन बचाने के लिए खुद नहीं जाएंगे, आपको भेज देंगे, आपसे यानी जनता को, दर्शकों को। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि यह बात करने वाला व्यक्ति तो मुख्य धारा की मीडिया से उसका इस्तीफा कराया जाता है और उसे यूट्यूब तक महदूद होना पड़ता है, लेकिन जो ये बात को लगातार फैलाते हैं धर्म को लेकर कि उसे खतरा है या किसी प्रकार का धर्म युद्ध देश के भीतर चल रहा है, उन्हें ना सिर्फ मुख्य धारा की स्क्रीन दी जाती है, बल्कि उन्हीं को मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार माना जाता है। और उसको लेकर के फिर भारत के भीतर की सोच क्या है, इसको बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए अब तो, कम से कम। क्योंकि भारत के भीतर चाहे सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये पंक्ति रही हो, या इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री, ये पंक्ति रही हो, इन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ तो अंतोगत्वा हर एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी का हाथ से हाथ थामे, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर भारत को बढ़ाने की सोच ही हर किसी के भीतर व्याप्त करना चाहती हैं। लेकिन बदलती परिस्थितियों ने इन पंक्तियों को सिर्फ शाब्दिक अस्तित्व तक ही लाकर सीमित कर दिया है। और यह उम्मीद आने वाले समय में होती भी नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसे परिस्थिति बनेगी कि ये पंक्तियाँ दोबारा धरातल पर उतर सके, फिर चाहे वो हरियाणा का मेवात हो या मणिपुर के भीतर की दंगाई परिस्थितियाँ। जिस देश के भीतर सरकार का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय को ही करना पड़े और उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय को ट्रोलिंग का सामना करना पड़े और सर्वोच्च न्यायालय को लेकर ये नैरेटिव गढ़ा जाए कि ये सरकार के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जानते समझते हुए कि वही सरकार मणिपुर के भीतर 85 दिनों से दंगे नहीं रोक पा रही है, तो फिर क्या कहा जाए? अपनी बात को समाप्ति की ओर जब हम ले जा रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए? इस देश के भीतर जो ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, इन परिस्थितियों के निवारण के दो मॉडल हमारे सामने हैं। एक तो वह मॉडल जो दंगों के आश्रय हम लगातार देख रहे हैं कि जहां अपना नैरेटिव बनाने के लिए दंगों का सहारा लिया जा रहा है, और दूसरा नैरेटिव कर्नाटक से निकल कर आता है जहां उडुपी के कॉलेज के भीतर की परिस्थितियां जो धार्मिक एंगल ले सकती थीं, वह धार्मिक एंगल भी अब खत्म हो गया और उसको लेकर फिर जो भी तरीका अपनाया गया
उसने भारत के भीतर अब एक संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं आम जनमानस को अपने भीतर ये सोचना होगा कि आप धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपको ये कह कर कि धर्म की लड़ाई चल रही है, आपके वास्तविक मुद्दों से गायब कराया जा रहा है। इस देश के भीतर कितने लोग आज जानते हैं कि रामेश्वर को उनके टमाटर का सही दाम मिल रहा है या वो टमाटर खरीद पा रहे हैं? शायद कोई नहीं जानता, और यदि वो वीडियो नहीं आता तो कोई नहीं जान पाता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ज़मीनी मुद्दों को समझने के लिए धार्मिक रूप से जो आपके भीतर एक नफ़रत का संचार हो रहा है, इस नफ़रत को आपको त्यागना तो होगा ही। और इसको यदि त्यागने का मॉडल भारत के भीतर यदि कर्नाटक से ये निकल कर आता है, हम सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं, उडुपी के भीतर आने वाले समय में कोशिशें तो हर राज्य में रहेंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई हरियाणा की घटना या मणिपुर की घटना दूसरे राज्य में दोहराई नहीं जाए। ये ईश्वर से प्रार्थना की जानी चाहिए, सरकार से करबद्ध निवेदन किया जाना चाहिए। लेकिन मणिपुर के बाद ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हरियाणा के भीतर भी ये परिस्थितियां निर्मित होंगी। यानी 24 का खेल तो अपने लिहाज से चल ही रहा है, जिसके भीतर वोट की फसल काटने की सोच भी है और खुद को सत्ता प्रतिष्ठान के आश्रय इतना मजबूत कर देने की है, जहां धर्म की लड़ाई को ही एक हथियार, एक औजार, एक जरिया बना दिया जाए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो ये बात कहते हैं कि धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, वह तो ऑक्सफोर्ड से लेकर स्टैनफोर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए वो इस देश के भीतर के आम जनमानस को सड़कों पर छोड़ देते हैं और फिर उसकी परिस्थितियाँ किस रूप में निकल कर आती हैं, हम उसको शब्दों में बोलना नहीं चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। पुनः मुलाकात होगी। संदेश किस रूप में दिया जाए, क्या दिया जाए, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि नागरिक और जनता के भीतर का जो फ़र्क हम अपने वीडियो में बारंबार कहते हैं कि जनता तालियां बजाती है, नागरिक समीक्षा करता है, उसके भीतर की लकीर को अब जनता को मिटाने की आवश्यकता इस रूप में है कि खुद को भी उस नागरिक की भांति सचेत करने की दिशा में बढ़े, जहां वह नागरिक तो इस बात को समझ पा रहा है कि मुख्य धारा के टेलीविज़न पर मेकअप के आश्रय या चेहरा चमकाने के आश्रय जो रोज़ आते हैं, वो किस लिए आपको रोज़ एक नैरेटिव सत्ता प्रतिष्ठान का परोस रहे हैं। ये बात वो नागरिक तो समझ रहा है, लेकिन उस नागरिक के आश्रय क्या यह बात इस देश की जनता भी समझ पा रही है? मायने यही रखता है। जिस समय हमने शुरू किया उस समय तो घटा ज़्यादा थी, अब तो सूर्योदय की परिस्थिति भी उत्पन्न हो रही है और सूर्योदय किसी भी समय हो भी जाएगा। सवाल यही है कि नागरिक के भीतर का सूर्योदय क्या जनता के भीतर भी पुनः उसी रूप में आ सकेगा जिस तरह एक दौर में आया करता था? सूर्योदय ने तो अपना समय नहीं बदला, क्या जनता अपनी इस नकारात्मकता से बदली भूमिका को वापस बदलना चाहेगी? फैसला जनता को करना है कि जनता को तालियां ही बजानी है या नागरिक की भांति समीक्षा भी करनी है। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।